है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया। राजनीति में जो साधु संतों का आगमन, नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हिमाचल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। हिमाचल के वो राज्यपाल हैं, इसके अलावा में सौम्यता, सरलता और शालीनता की एक पहचान है। आइए हम उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। सादगी, विनम्रता, किंतु बात रखने की दृढ़ता और किसी भी विषय की अद्यतन जानकारी, कुछ इन्हीं शब्दों में परिभाषित होते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर आर्लेकर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। राजेंद्र आर्लेकर का जन्म 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में हुआ था। छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1989 में भारतीय राजनीति में शामिल हुए। बीजेपी महासचिव, गोवा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्तीय निगम विकास के महासचिव समेत कई पदों पर काम किया। परनेम विधानसभा क्षेत्र के कई बार विधायक रह चुके हैं। इन्हें गोवा विधानसभा को पेपरलेस बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। 2015 में कैबिनेट के फेरबदल के दौरान उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 13 जून को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और वो लगातार प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों और युवाओं के साथ संवाद कर उनके भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। तो अभी आपने देखा आर्लेकर जी का एक संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक, एक सामाजिक जीवन। सर, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गोवा में एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में और संघ के कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरुआत किया और आज आप इस सफल मुकाम पे हैं। कैसा अनुभव करते हैं और ये सफर कैसे पूरा किया? ये बात सही है कि मैंने बहुत छोटे कार्यकर्ता के स्वरूप में काम को शुरुआत की। पहले मैं संघ का कार्यकर्ता था, आरएसएस का जी। और उसके बाद 1900 मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना, तो उस समय से मेरे साथ उस समय आज अपने केंद्रीय मंत्री हैं श्रीपाद नायक और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ऐसे हम तीनों मिलकर दिए। बाद में तुरंत थोड़ी देर के बाद मनोहर पर्रिकर भी हमारे साथ जुड़ गए, तो सब काम शुरू कर दिया। उस समय हमारे मन में कल्पना भी नहीं थी कि हम कभी बनकर आगे बनकर कभी हमारी सरकार आएगी, लेकिन उस सरकार में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं था। हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। परंतु ये पूरा सफर जो है वो एक यशस्विता का एक द्योतक है। काम करते रहना, काम करने वाले कार्यकर्ता को फल की अपेक्षा न करते हुए काम करना, ये ठीक है, लेकिन उसको फल मिलता भी है जी। ये मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, मैंने खुद ने इसका अनुभव किया है। तो सफलता का यह एक प्रवास है। जब आप घर में थे तो माता पिता भी चाहते थे कि आप राजनीति करें या आप नौकरी करें? हाँ, वो मेरे माता पिता चाहते थे कि किसी भी माता पिता को अपने पुत्र के बारे में लगता है कि कर घर में लाए, तो इसीलिए तुरंत पैसा कमाने का एक साधन कौन सा होता है? नौकरी करना। परंतु साथ साथ मेरे पिताजी भी मुझे बताते हैं कि नौकरी के बजाय आप कुछ खुद का व्यवसाय शुरू कर दीजिए वगैरह, ऐसा एक उनका हमेशा के लिए कहना था।
तो उनका आग्रह था यही, लेकिन मैंने खुद का व्यवसाय ही चुना और नौकरी नहीं करूंगा इस थी। जी। तो मेरे स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन उसके बाद मैंने सामाजिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं उससे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। आप राजनीति से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े, उस समय एक भावना होती थी कि हमें सामाजिक सेवा करनी है, लेकिन आज की जो पीढ़ी आ रही है, राजनीति में आ रही है, वो ग्लैमर से प्रभावित होकर आ रही है, वो तुरंत रिजल्ट चाहती है। तो आप नहीं लगता है काफी बदलाव आया है आपके जमाने की राजनीति से और आज की राजनीति में? काफी बदलाव तो निश्चित आया है, निश्चित रूप से आया है। उस समय हमारी जो सोच थी वो आज की युवा पीढ़ी में सोच रहेगी ऐसा नहीं है। काम करने की पद्धति, तरीके, उनके सब, इसमें बहुत फर्क आया है जी। लेकिन आज की परिस्थिति में हो सकता है कि वो भी आज आवश्यक हो गया होगा कि हमको काम करना है। किसी नेता के पद पर जाकर विराजमान होना और वहां से काम करना ऐसा नहीं था। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता थे। आज कार्यकर्ता के रूप में आने के लिए युवा पीढ़ी तैयार होती है या नहीं, इस पर एक मेरे मन में प्रश्न है जी। सभी आकर तुरंत ही नेता बनना चाहते हैं। जी। काम करने के बाद, कार्यकर्ता बनने के बाद नेता होना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों की दिक्कत है ऐसा मुझे लगता है, किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल की नहीं, सभी राजनीतिक दलों की ये समस्या है जी। कि उनके यहाँ नेता बहुत ज्यादा आते हैं, कार्यकर्ता नहीं। तो ये एक सोच जो है उसमें बदलाव आया है, उसको हमको मानना ही पड़ेगा। वहाँ पर आप मंत्री रहे, पर्यावरण था आपके पास, वन मंत्री थे, तो आपको क्या लगता है कि जो गोवा की पर्यावरण है, वहाँ का वन संपदा है और हिमाचल में है, कितना अंतर आप महसूस करते हैं वहाँ और यहाँ के बारे में? मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है कि मैं गोवा से ऐसे एक बहुत पूरे विश्व में जाना माना पर्यटन स्थल गोवा जी, वहाँ से हिमाचल प्रदेश ही उतने ही ताकतवर, इतना ही संभावना रखने वाला प्राकृतिक सौंदर्य से, सुंदरता से हिमाचल प्रदेश में मैं आ गया हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ मेरा संबंध है ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ से गोवा में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। वहाँ का पर्यावरण भी, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी उसको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। वहाँ के युवा वर्ग में कुछ नए विचार आ रहे हैं, संभालने के बारे में कुछ प्रयास करने चाहिए, ऐसी भी उनकी सोच बन रही है। वैसे ही हिमाचल में भी हो रहा है। हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य तो हम देख सकते हैं हमेशा के लिए, कितना सुंदर है कि कहीं पर जाइए तो वहाँ प्राकृतिक सुंदर हमें। इसमें पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसको कैसे उजागर करना, कैसे अपनाना, इसका यहाँ के सब लोगों का एक काम बनेगा ऐसा मुझे लगता है। चाहे गोवा हो, चाहे हिमाचल हो, या तमाम और पर्यटन स्थल हो, वहाँ पर एक जो ड्रग्स का ये जो व्यापार चालू हुआ है, इससे युवा पीढ़ी बड़ा प्रभावित हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसका युवा पीढ़ी का भविष्य ही खतरे में नजर आ रहा है। इस पे कुछ सरकार या आपकी तरफ से कुछ ऐसा ये चीजें रुकें? इसके लिए नशा के बारे में या नशा मुक्ति होनी चाहिए या नशा के कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं, प्रयास बन रहे हैं, के बारे में तो कानून है, कायदा है, यहाँ के नियम है, सब कुछ है। परंतु ये नियम, कायदा, कानून वगैरह जो हैं, वो सब कानून मुझे लगता है कि उसकी एक मर्यादाएं हैं। का एक बहुत बड़ा कारण गोवा में भी है, केवल हिमाचल में है ऐसा नहीं। हिमाचल और गोवा का नशे के बारे में, ये ड्रग्स जो होते हैं उसका आदान प्रदान, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ से अपने इजराइल तक इसके कनेक्शंस होते हैं जी। तो इन सब एक इकट्ठा करके इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसका एक सामूहिक अप्रोच लेकर उसको कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है जी। एक बात यहाँ है कि कायदे, मैंने कहा कि कायदे कानून सब कुछ है, परंतु सामाजिक जनजागरूकता जब तक नहीं होती तब तक किसी का उपयोग नहीं होता, कानून का उपयोग नहीं होता। तो इसीलिए
समाज में जागरूकता होने की आवश्यकता है। इस दिशा में मेरे प्रयास ऐसे हैं कि मैं यहाँ के युवा पीढ़ी जो है कर जागरूकता के बारे में उनके सामने बैठकर चर्चा करता हूँ, संवाद करता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, विश्वविद्यालय में जाता हूँ, वहाँ अपने विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी है, उनके सामने इन विषयों पर चर्चा करता हूँ। और मेरा खुद का प्रयास ऐसा है कि इसमें जागरूकता से उनके पालक होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनमें भी जागरूकता आने की आवश्यकता है, उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर समाज अपना सतर्क रहेगा तो ऐसी अनिष्ट बातें नहीं आएंगी। मुझे लगता है जागरूकता अहम भूमिका निभा सकती है। केंद्र में लोग हैं तो उनसे कोई ऐसी वार्ता कोई आपकी तरफ से पहल की गई जिससे राजस्व यहाँ का बढ़े और पर्यटन को बढ़ावा मिले और पर्यटक आए? बिल्कुल, मैंने इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय मंत्री जी से बात की है, यहाँ के अधिकारियों से बात की, सामान्य लोगों से बात की है, जो पर्यटन व्यवसाय इसको या इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मैंने बात की। और मुझे लगता है कुल मिलाकर इसके बारे में एक बड़ा मास्टर प्लान जैसा बनने की आवश्यकता है। इस दिशा में जैसे जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, इस दिशा में उन्होंने पहल भी की है। मुझे लगता है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा आप सीधे से जाके यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में, कॉलेजों में जाके युवाओं से संवाद करते हैं, टीचर्स से संवाद करते हैं, और एक तो नई पीढ़ी है उससे कहते हैं कि आप पुस्तकों पे आइए, मतलब पाठन। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, लॉजिक इसका कुछ नहीं। मेरा खुद का मानना है कि पुस्तक, बुक्स ये हमारे मित्र होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, हमारे फिलोसोफर होते हैं। जब भी मुझे भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो कुछ ना कुछ पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ठीक है यार, इस पर कुछ ना कुछ समाधान निकल पाएगा। तो मुझे लगता है कि पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा। और आजकल अगर हम देखेंगे तो अपने आने वाली नई युवा पीढ़ी जो है, नए युवक वगैरह हैं, वो पुस्तक पढ़ने के बारे में इतने सतर्क रहते भी नहीं, उनकी रुचि भी नहीं है। सिर्फ वो वहाँ के टेक्स्ट बुक, अगर कॉलेज या स्कूलों में जाएंगे, वहाँ के पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो होती हैं उसके सिवा और कुछ पढ़ते भी नहीं है। ये अपने युवा वर्ग की बात नहीं है। अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं, उनकी भी रुचि कम हो गई है। हमारे सामने टीवी होता है, मेरे हाथ में लैपटॉप होता है, मेरे हाथ में और कोई टैब होता है, सब कुछ होता है, तो हम पुस्तक की ओर हम देखते ही नहीं। और बैठे बैठे सिर्फ हमको लिखने की आदत भी नहीं, अभी हम सिर्फ बटन दिखाएंगे तो वो करते हैं। मुझे लगता है आज की आने वाली पीढ़ी जो है उसको अगर हम पुस्तक पढ़ने की रुचि अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम इस ढंग से करना चाहिए। अभी हमारा एक प्रोग्राम था हिमाचल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें इसी सब्जेक्ट पे बच्चों ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से हमारे यहाँ के राज्यपाल जी कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, सीधा संवाद करते हैं, तो उनका मानना था कि हमारे भी जो गुरुजन हैं वो हमसे सीधा संवाद करें तो कई चीज़ें जो हमारी समस्याएं उनका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। तो वहाँ से सवाल आया तो मैंने पूछा, और इसको बड़ा पॉजिटिव वे में यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र और यहाँ के टीचर्स इसको ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास। ये सब मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना आया और कोरोना के बाद जिस तरीके से शिक्षा पद्धति में आमूलचूल एक परिवर्तन हो गया, जो आप पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पुस्तकों की बात कर रहे हैं, पुस्तकों से ध्यान हटकर या पुस्तकों का जो योगदान था पढ़ाई में वो लगभग समाप्त से होकर अब सिर्फ जूम से पढ़ाई होने लगी। तो इसका आखिर में आगे शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ेगा? ये जो नई टेक्नोलॉजी है अपनी, उसका एक अर्थ है, उसका एक फायदा है, हमारे लिए उपयोग है। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है और उसका उपयोग है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं हैं। हम पूरी टेक्नोलॉजी पर या पूरे ऐसे अपैरेटस जो होता है, लैपटॉप या वगैरह सॉफ्टवेयर के, इस पर पूरा निर्भर रहकर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा मेरा मानना है खुद का। वो रहना चाहिए, उसकी भी एक भूमिका है, परंतु पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरा खुद का अनुभव ऐसा है, जो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैंने ई बुक पढ़े हैं,
किंडरगार्टन के वहाँ जाकर मैंने वहाँ के किंडल के यहाँ के पुस्तकें भी पढ़ी हैं मैंने किंडल की, लेकिन वो और अपनी प्रिंटेड पुस्तक उसमें जो फर्क आनंद मिलता है यहाँ, वो यहाँ नहीं मिलता मुझे, ये मेरे एग्री। और ये आनंद पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ना एक अलग सा अनुभव होता है। और यह आमने सामने अगर हम बैठते हैं, इस टेक्नोलॉजी का स्कूलों में अभी अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम आने लगे हैं, उसमें बहुत स्मार्ट होते हैं, उसका उपयोग है वहाँ। मतलब नहीं है कि पुस्तकें आप डिस्कार्ड कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। पुस्तकों का भी सहारा लेकर टीचर और स्टूडेंट, विद्यार्थी और शिक्षक, इन दोनों का आमने सामने आदान प्रदान विचारों का जब होता, उसका कोई पर्याय नहीं है ऐसा मुझे लगता है। उसके यहाँ हमको बहुत बड़ी मात्रा में ध्यान देने की आवश्यकता है और वही एक सही रास्ता है। आपकी तरफ से संदेश भी मैं देना चाहता हूँ को कि जो कोरोना के बाद जिस तरीके से ये जूम के थ्रू और जो छात्र हैं स्कूल जाना बंद कर दिए, घरों में रहते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं या मोबाइल ले लेते हैं और अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। वो कमरे में क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, इससे अश्लील चीज़ें देखते हैं, इससे अभिभावक भी परेशान है। तो कैसे इससे निपटा जाए, अभिभावक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, एक हम सब अभिभावक और उनके पुत्र, उनके पुत्री या छात्र, इनके संबंधों के बारे में हमारे मन में कुछ गलत फहमी आई है, हम गलत दिशा में इस पर सोच रहे हैं। जो विद्यार्थी होते हैं या युवा होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभिभावक के भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। वो ड्यूटी ये है कि अपने छात्र जो है, अपने पाल्य जो है, वो ठीक ढंग से है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी अपने अभिभावक की होती है, पालक की होती है। आजकल हमारे यहाँ हमको बताया जाता है, नहीं, वो छात्र है, उसके ड्यूटीज, उसके राइट्स हैं, आप उसमें दखल मत दीजिए। आप उसके माता पिता भी हो, लेकिन उसमें दखल मत दीजिए। स्कूलों में जब जाते हैं तो उन बच्चों को शिक्षक हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं और इस पर अपने न्यायालय में बहुत भी कुछ चर्चाएं भी हुई है। मुझे लगता है अभिभावक को जरूरी है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपना छात्र जो है, अपना पाल्य जो है, उसकी चलन वलन पर, उसका बोलना सीखना, पढ़ना, खाना पीना, उसका बर्ताव, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ गलतियां लगती हैं तो उसको उसी समय सुधारने की आवश्यकता है। राज्यपाल की एक अहम जिम्मेदारी होती है जिस प्रदेश में वो नियुक्त होते हैं, शिक्षा व्यवस्था की। तो आप जब से आप हिमाचल में आए हैं, आपको क्या लगा हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे वास्तव में उतनी है या अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और इसमें आप क्या पहल कर रहे हैं, क्या और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ जब मैं आया था तो कोविड का दौर चल रहा था, तो उस समय तो सभी शिक्षा संस्थान सभी बंद ही थे, अपने सभी विद्यार्थी अपने अपने घर में थे वगैरह, जाने आने का वगैरह था। परंतु यहाँ धीरे धीरे अभी शिक्षा संस्थान भी खुल गए हैं, विद्यार्थी और इनके अपने शिक्षक वगैरह, उनका आना जाना सब शुरू हुआ है। और मेरा भी सभी क्षेत्रों में जाना शुरू हो गया, प्रवास शुरू हो गया। सभी विश्वविद्यालयों में, यहाँ 6 विश्वविद्यालय हैं सरकार के, शासकीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से सभी विश्वविद्यालयों में बहुत बार मेरा जाना हुआ है, वहाँ के लोगों से मिलना वगैरह सब। बाद अभिभावक हैं, वहाँ के अपने विद्यार्थी हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, मैनेजमेंट मिलना जुलना होता है। कॉलेजेस में जाता हूँ और कुछ जाता हूँ, जो शासकीय कॉलेजेस नहीं हैं ऐसे भी कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ। से मुझे देखने में यहाँ एक अच्छा लगता है कि यहाँ एक शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है, लॉ के लिए शिक्षा के प्रावधान है, सब कुछ है। तो इस एक अच्छा, यहाँ हमीरपुर में NIT है, मंडी में IIT है, तो ऐसे सब यहाँ शिक्षा संस्थान है, बाहर से लोग आते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है शिक्षा के बारे में। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, यहाँ आकर आप जाकर आप अध्ययन
किसी को भी कि देखने के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ की लाइब्रेरी इतनी अच्छी है। ये शिक्षा के लिए जो प्रावधान यहाँ बन रहे हैं वो बहुत सुंदर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ और कुछ करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ मर्यादाएं नहीं होती। मुझे लगता है यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए यहाँ एक अथॉरिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, उनके रेगुलेशन करने के लिए एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो उसके माध्यम से भी इन सब पर एक ध्यान रखा जाता है, परंतु फिर भी आने वाले समय के लिए और कुछ अच्छे स्थान होने की आवश्यकता है। आप राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन इस समय आप राज्यपाल जी हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं राजनीतिक सवाल न करूं, और आपकी मर्यादा है कि वो राजनीतिक जवाब न। लेकिन जरूर जानना चाहता हूं कि बड़ा एक राजनीतिक लंबा जीवन रहा है आपका, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन रहा है। जो ऐसी टिप्पणियां होती हैं जो मर्यादा से विपरीत होती हैं, मर्यादा के अनुरूप नहीं होती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष, इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि पक्ष या विपक्ष एक आदमी जिम्मेदार, सभी लोग जिम्मेदार, ये चीज को कंट्रोल किया जाए? बहुत दुख की बात है, आपने जो कहा वो सही है। आज के माहौल में, आज के वातावरण में एक दूसरे पर टिप्पणी करते समय हम इतने नीचे आते हैं कि हम भूल भी जाते हैं कि अरे हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही प्रदेश में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। जैसे आपने कहा पक्ष हो विपक्ष हो, वो तो ये अपनी राजनीति का एक सफर करते समय वो होता ही है, वो एक सिस्टम है, एक प्रवृत्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके ऊपर अगर मैं टिप्पणी करता हूँ तो मैं मेरा स्तर नीचे लाऊं, ये जरूरत नहीं होती है। मुझे लगता है आजकल ऐसा माहौल बनने लगा है, आप कहते हैं उससे मैं सहमत हूँ। संभालने की आवश्यकता है, खुद को संभालने की आवश्यकता है। कोई दूसरा कहकर मैं आपने इस विषय को छेड़ा है इसलिए मैं बोल देता हूँ। कल ही मैंने एक टिप्पणी सुनी अपने परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के ऊपर, उनके लुक्स के बारे में एक कोई राजनीतिक दल का एक मंत्री, एक अपने प्रदेश का वो मंत्री जाकर टिप्पणी करता है। अपने परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के ऊपर टिप्पणी करने की योग्यता होती है क्या? कहाँ हम जाकर गिरेंगे, कितना नीचे हम आएंगे? इसके पूर्व और एक राजनीतिक दल के मुझे लगता है वो सांसद भी हैं, सांसद ने अपने राष्ट्रपति जी के ऊपर और एक कुछ टिप्पणी की थी। कहाँ जा रहे? राष्ट्रपति अपने सबके राष्ट्रपति होते हैं, वो किसी विशिष्ट दल के राष्ट्रपति नहीं होते। तो राष्ट्रपति जब वहां होते हैं उनके ऊपर टिप्पणी हम करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम नीचे गिर रहे हैं, हमारी सोच बहुत नीचे आई है। मुझे लगता है इसको सुधारने की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ऐसे लोग जो शीर्ष पदों पे इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं उन पे कार्रवाई हो, उनके खिलाफ निष्कासित कार्रवाई हो? दल अगर नहीं निकालते तो एक कमेटी बनाई जाए, वो उसको निकाले। इसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल सही है, इस दिशा में विचार होने की आवश्यकता है। संविधान के बारे में जो यहाँ के जानकार लोग हैं उन्होंने इस पर बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। अगर ये ऐसी बातें और भी बढ़ती रहेंगी तो इस पर कुछ की जरूरत है। आपने जो सुझाव दिया है बिल्कुल सही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। एक और सवाल की राजनीति से संबंधित कि जब आप गांव में जाते थे, लोगों के घरों पे जाते, एक बड़ा सम्मान भाव मिलता था। अब धीरे धीरे लोगों की, आम जन की राजनीतिकों के प्रति घृणा तो नहीं कर सकते, लेकिन वो इसलिए नहीं रहा जो पहले आप लोगों में था। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, इसका कारण उस राजनीतिक दलों के नेता, अधिकारी, कार्यकर्ता, उनकी सोच है। अगर वो खुद को, अगर मुझे कोई ऐसी उंगली दिखा रहा है, मुझ पर कोई आरोप कर रहा है, तो मैंने पता है कि वो मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहा है, ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहा है मेरे बारे में, तो मुझे सोचने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं उन्होंने थोड़ा सा आत्म परीक्षण करने की जरूरत है और खुद को ठीक ढंग से समाज के सामने पेश होने की जरूरत है। एक और सवाल कि जो जितने भी टूरिस्ट प्लेस पहाड़ी इलाके हैं उनमें एक पलायन की समस्या रहती है, बेरोजगारी की समस्या रहती है। आप यहाँ भी आए तो ये भी, यहाँ भी बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, इससे पलायन होता है। इस पलायन को कैसे रोका जाए, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में? ठोस योजना जी बन रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है
खास करके पर्वतीय और अपने सीमावर्ती प्रदेश वगैरह हैं, और यहाँ बहुत ठंड भी होती है आज से लेकर भी, तो वहाँ के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। वो बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के विविध सरकारों ने प्रयास किए हैं। यहाँ के कुछ अन्य संस्थान हैं जो इस पर शोध कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ के कुछ सरकारी कॉरपोरेशंस हैं, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। तो ऐसे इलाकों में खास करके अभी ठंड के समय, सर्दियों के समय नीचे आते हैं दूसरी जगह और वापस नहीं जाते, जी, जिसे हम यहाँ के डीपॉपुलेशन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ उस जगह पर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके बारे में प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है उसको थोड़ा सा और गति से करने की आवश्यकता है, तो हो जाएगा वो भी। हिमाचल के युवाओं, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के बारे में या रोजगार के बारे में? मैं शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि युवाओं को कि रोजगार जो होता है उसके बारे में कि आप नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले मत बनिए। यू बी अ जॉब नॉट जॉब सीकर, ऐसा मेरा हमेशा मानना है। तो जहां भी मैं विश्वविद्यालय में जाता हूं, उनको जब बस उनके कार्यक्रम में बोलता हूं, तो यही बात मैं उनको बोलता हूं, जॉब गिवर बन लीजिए, जॉब सीकर मत बनिए। तो इसीलिए इस दिशा में आपका प्रयास होना चाहिए। आप स्नातक हो जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन आप यू हैव टू बी अ जॉब गिवर एंड नॉट जॉब सीकर। एक आखिरी सवाल, जिंदगी का एक संघर्षपूर्ण एक राजनीतिक जीवन रहा है, कुछ इस पूरे राजनीतिक जीवन में क्या बहुत उतार चढ़ाव आपके आए, कोई ऐसा पल जब आपने बड़ी खुशी महसूस की हो और माना हो कि अब सब कुछ मिल गया, और कोई ऐसा पल निराशा लगी हो और बहुत ही आप लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया? निराशा के तो पल बहुत होते हैं जी। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले को निराशा के पल बहुत होते हैं। कि जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं जो एक विधायक के समय, उस समय मैं मानता हूँ और भगवान का स्मरण करके ही मैं हमेशा काम करता हूँ, और जो भी करता हूँ वो भगवान का काम है, इसलिए मेरा चलना भी ठीक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जब आप पर कोई आरोप करते हैं कि आपने पैसे के बारे में ऐसा किया, या उसको आप नौकरी को उसको ये करने आपने पैसे ले लिए वगैरह, तब निराशा होती है, अरे ऐसे कैसे होता है। लेकिन मैंने एक बार लेकिन जब मैं कुछ देखता हूँ, आदर्शों को देखता हूँ, उनके जीवन में भी ऐसे निराशा के क्षण आए होंगे, और वो उससे ऊपर उसको बाजू में करके वो काम करना, मार्गक्रमण उन्होंने शुरू कर दिया। तो निराशा के क्षण बहुत आए हैं, परंतु खुशी का क्षण कब आया मुझे मैं बताता हूँ सबके कि मैं बस पिछले वर्ष मैं जब घर में बैठा ही था, सुबह उठकर और मैं थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह 6 बजे उठकर, बाद में सब मेरे अन्य सब, तो सुबह 7, सवा 7 बजे जब मुझे मेरा फोन बजता है, और फोन बजने के बाद उस दूसरी छोर से मुझे जब बताते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ जी, और आप राज्यपाल की नियुक्ति पर हमने विचार किया है, तय किया है हम सब ने मिलकर, तब ये खुशी का पल होता है। इतनी जीवन का हमने प्रयास किया है, सफर किया। तो होता है कि प्रधानमंत्री, जिनको मैंने कभी बोला नहीं था, इसके बारे में किसी को भी नहीं बोला था, वो खुद स्वयं दखल लेते हैं। तब वो खुद फोन करके बताते हैं सुबह 7 बजे मुझे कि राजन, वैसे उनका थोड़ा सा परिचय था ही, लेकिन उन्होंने कहा राजन जी कैसे हो वगैरह सब पूछने के बाद मुझे बोलते हैं कि हमने तय किया है कि आप आएंगे। ये खुशी का पल होता है। जी, जी, जी। पूरा प्रयास ठीक है, हमने सफलता की यात्रा की है, ऐसा लगता है। बस इतना ही, और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल के राज्यपाल जी। इनका कहना है कि हिमाचल में विकास हुआ है, शिक्षा में भी विकास हुआ है, लेकिन अभी शिक्षा
में और भी कुछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है। आज के इस कार्यक्रम में बने रहिए समय न्यूज नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।